हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यह सभी प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? दोस्तों, विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध। आगे बढ़ते हैं। विषुवत रेखा के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? दोस्तों, दक्षिणी भाग को भी क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और विषुवत रेखा के दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू आगे बढ़ते हैं। विषुवत रेखा के 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण भाग का क्या कहलाता है? दोस्तों, 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण भाग क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध। क्या कहलाता है दोस्तों? उष्ण कटिबंध कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इस भाग का मौसम कैसा रहता है? दोस्तों, विषुवत रेखा का उत्तर और दक्षिण भाग कैसा रहता है? सदैव गर्म रहता है। कैसा रखता है दोस्तों? सदैव गर्म रहता है। आगे बढ़ते हैं। विषुवत रेखा के 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र को क्या कहते हैं? दोस्तों, इसको उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। अब बात हो रही, इस भाग का मौसम कैसा रहता है? दोस्तों, इस भाग का मौसम कैसा रहता है? कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने ताप कम रहता है। कैसा रहता है दोस्तों? कुछ महीने ताप अधिक रहता है और कुछ महीने ताप कम रहता है। आगे देखते हैं। विषुवत रेखा के 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों, क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। आगे देखते हैं। इस भाग का मौसम कैसा रहता है? तो दोस्तों, इस भाग का मौसम कैसा रहता है? ताप हमेशा कम रहता है। ताप कैसा रहता है दोस्तों? ताप हमेशा कम रहता है। आगे बढ़ते हैं। विषुवत रेखा के 66 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य स्थित क्षेत्र कहलाता है। तो दोस्तों, कौन सा क्षेत्र कहलाता है? ध्रुवीय कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुवीय कटिबंध। इस क्षेत्र का मौसम कैसा रहता है? दोस्तों, इस क्षेत्र का मौसम हमेशा बर्फ जमी रहती है। कैसी होती है मौसम वहाँ की दोस्तों? हमेशा बर्फ जमी रहती है। ध्रुवीय क्षेत्रों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। अब हमारा प्रश्न आ गया है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा व समय। ठीक है, सवाल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को कहते हैं। ठीक है, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसके सबसे निकट है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पूर्वी व पश्चिमी देशांतर के सबसे निकट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? तो दोस्तों, समय और तिथि के अंतर को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? तो दोस्तों, क्या कारण है? एल्यूसियन द्वीप समूह। क्या है दोस्तों? एल्यूसियन द्वीप समूह के कारण तिथि रेखा विचलित हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बजे हों तो भारत का मानक समय क्या होगा? तो दोस्तों, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बजे हों तो भारत का मानक समय 5:30 होगा, क्योंकि 5.5 घंटा आगे है भारत का समय। ठीक है, अगला सवाल है, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? दोस्तों, पृथ्वी को 24 समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है। कितने समय कटिबंधों में दोस्तों? 24 समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है। अगला सवाल है, भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो दोस्तों, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? 82.5 डिग्री पूर्व से लिया गया है भारत का मानक समय। आगे देखते हैं, भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? तो दोस्तों, भारत का मानक समय नैनी इलाहाबाद के निकट से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों?
नैनी इलाहाबाद के निकट से। आगे बढ़ते हैं। भारत के मानक समय और ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है? दोस्तों कितना अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है। कितना अंतर है दोस्तों? 5.5 घंटे का अंतर है। आगे बढ़ते हैं। भारत के सबसे पूर्वी व पश्चिमी स्थानों में समयांतर कितना है? तो दोस्तों भारत के सबसे पूर्वी व पश्चिमी स्थानों में समयांतर कितना है? 2 घंटे का। कितने घंटे का अंतर है दोस्तों? 2 घंटे का। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से और गुजरात के बीच में 2 घंटे का अंतर है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र के बीच की दूरी में 2 घंटे का समय अंतराल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 अंश देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? तो दोस्तों 180 अंश देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? 4 बार। कितनी बार विचलित होती है दोस्तों? 4 बार विचलित होती है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो दोस्तों 1 घंटे का अंतर होगा। ठीक है, अगर 15 डिग्री आग चलते हैं तो 1 घंटे का अंतर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रीनविच किस देश में है? तो दोस्तों ग्रीनविच रेखा किस देश में है? यूनाइटेड किंगडम में है। कहाँ है दोस्तों? यूनाइटेड किंगडम में है ग्रीनविच रेखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण विश्व का प्रामाणिक समय क्या है? तो दोस्तों संपूर्ण विश्व का प्रामाणिक समय 0 डिग्री देशांतर से है। कहाँ से दोस्तों? 0 डिग्री देशांतर से है। आगे देखते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले जहाज तिथि रेखा को पार करने में अपना कैलेंडर कितने दिन आगे कर लेते हैं? दोस्तों 1 दिन आगे कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो अपना वो 1 दिन आगे कर लेते हैं। आगे देखते हैं। 24 घंटे में सूर्य के सामने कितने देशांतर गुजर जाते हैं? दोस्तों 24 घंटे में सूर्य के सामने कितने देशांतर गुजर जाते हैं? 360 डिग्री। कितने देशांतर दोस्तों? 360 डिग्री गुजर जाते हैं। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से गुजरती है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। आर्कटिक सागर से एवं प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। आगे देखते हैं। विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों विश्व को 24 समय जोन में विभाजित किया गया है। कितने समय जोन में? 24 समय जोन में विभाजित किया गया है। कब? हाँ जी, आगे देखते हैं। भारत को किस समय जोन में रखा गया है? तो दोस्तों भारत को समय जोन 1 में रखा गया है। किस समय जोन में रखा गया है दोस्तों? समय जोन 1 में रखा गया है भारत को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। भारत के किस स्थान पर प्रामाणिक समय व स्थानीय समय समान है? तो दोस्तों किस स्थान पर? नैनी इलाहाबाद के निकट। ठीक है, यही समय दोनों समान है। प्रामाणिक समय और स्थानीय समय दोनों समान है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से प्रश्न है दोस्तों। पृथ्वी के अंदर के हिस्सों को कितने भागों में बांटा गया? तो दोस्तों पृथ्वी के अंदर के हिस्सों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। कितने हिस्सों में दोस्तों? 3 भागों में। भूपर्पटी जिसको क्रस्ट कहते हैं, आवरण जिसको मैंटल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों? मैंटल। और केंद्रीय भाग जिसको कोर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपर्पटी। आगे देखते हैं। यह कितने किलोमीटर का क्षेत्र है? तो दोस्तों भूपर्पटी की बात हो रही है। अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक भूपर्पटी होती है। कितने किलोमीटर तक दोस्तों? 34 किलोमीटर तक भूपर्पटी होती है। आगे देखते हैं। यह मुख्यतः किससे बना है? तो दोस्तों यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना है। किससे बना है दोस्तों? बेसाल्ट चट्टानों से बना है। ठीक है, भूपर्पटी। आगे देखते हैं। भूपर्पटी को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों भूपर्पटी को 2 भागों में बांटा गया है, सियाल और सीमा। किस में बांटा गया है दोस्तों? सियाल और सीमा। आगे, सियाल क्षेत्र में किसकी बहुलता होती है? दोस्तों सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की बहुलता होती है सियाल क्षेत्र में। आगे देखते हैं। सीमा क्षेत्र में किसकी बहुलता होती है? दोस्तों सीमा क्षेत्र में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। किसकी दोस्तों? सिलिकॉन और मैग्नीशियम की बहुलता होती है सीमा क्षेत्र में। आगे देखते हैं। भूपर्पटी का औसत घनत्व कितना है?
तो दोस्तों 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, घन सेंटीमीटर, 2.7 ग्राम घन सेंटीमीटर प्रति घन सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देख, तो भू प्रॉपर्टी की बात हो रही है दोस्तों, यह पृथ्वी के कुल आयतन का कितना भाग घेरे हुए हैं। दोस्तों यह कितना भाग घेरे हुए हैं कुल पृथ्वी का, 0.5%। कितना दोस्तों, 0.5%। यह मुख्य रूप से किस किस से मिलकर बना है। तो दोस्तों भू प्रॉपर्टी की बात हो रही है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर बना है, ठीक है। ऑक्सीजन 46.81%, सिलिकॉन 27.72% और एल्यूमिनियम 8.13%। आगे देखते हैं, मेटल कितने किलोमीटर मोटा क्षेत्र है। दोस्तों मेटल की बात हो रही है, मेटल कितने किलोमीटर मोटा क्षेत्र है। दोस्तों 2900 किलोमीटर मोटा है। कितना है दोस्तों, 2900 किलोमीटर मोटा है। तो दोस्तों अब बात हो रही है मेटल, मेटल की यह किससे बना है। दोस्तों मेटल बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना है। किससे बना है दोस्तों, बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से। आगे देखते हैं, मेटल के चट्टानों के हिस्से में क्या पाए जाते हैं। दोस्तों मेटल के चट्टानों के हिस्से में मैग्मा चेम्बर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों, मैग्मा चेम्बर। आगे बढ़ते हैं, मेटल का औसत घनत्व कितना है। दोस्तों मेटल का औसत घनत्व 3.5 ग्राम घन सेंटीमीटर है। 3.5 ग्राम घन सेंटीमीटर से 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर, इतने में बीच है, ठीक है। आगे देखते हैं, यह पृथ्वी के कुल आयतन का कितना घेरे हुए है। तो दोस्तों यह पृथ्वी के आयतन का 83% भाग घेरे हुए है, ठीक है। सबसे ज़्यादा यही भाग घेरा हुआ है मेटल। आगे बढ़ते हैं, ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच के सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बहुत ही परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच की सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं, कोनराड असंबद्धता। क्या कहते हैं दोस्तों, कोनराड असंबद्धता। आगे बढ़ते हैं, क्रस्ट एवं मेटल के बीच के सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो दोस्तों क्रस्ट एवं मेटल के सीमा क्षेत्र के बीच को कहते हैं मोहसिविक डिसकंटिन्यूटी। क्या कहते हैं दोस्तों, मोहसिविक डिसकंटिन्यूटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, ऊपरी एवं निचले मेटल के बीच के सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं दोस्तों, रेपेटी असंबद्धता। क्या कहते हैं दोस्तों, रेपेटी असंबद्धता। आगे देखते हैं, निचले मेटल तथा ऊपरी क्रोड के सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं, गुटेनबर्ग विसार्ट असंबद्धता। क्या कहते हैं दोस्तों, गुटेनबर्ग विसार्ट असंबद्धता। आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बाह्य क्रोड तथा आंतरिक क्रोड के सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं। दोस्तों इसको कहते हैं लयहमयन असंबद्धता। क्या कहते हैं दोस्तों, लयहमयन असंबद्धता। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी के केंद्र के क्षेत्र को क्या कहते हैं। दोस्तों इसको केंद्रीय भाग, कोर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, केंद्रीय भाग, कोर। आगे बढ़ते हैं, यह क्षेत्र किससे बना है। दोस्तों अब कोर की बात हो रही है, यह निकेल और फेरस से बना है। किससे बना है दोस्तों, निकल व फेरस से। आगे देखते हैं, इसका औसत घनत्व कितना है। दोस्तों इसका औसत घनत्व 13 ग्राम प्रति घन सेमी है। 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे देखते हैं, पृथ्वी का केंद्रीय भाग संभवतः किस अवस्था में है। दोस्तों पृथ्वी का केंद्रीय भाग लगभग द्रव अवस्था में है। किसमें है दोस्तों, द्रव अवस्था में है पृथ्वी का केंद्रीय भाग। यह पृथ्वी के कुल आयतन का कितना भाग घेरे हुए है। दोस्तों यह 16% भाग घेरे हुए है, ठीक है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का कितना भाग घेरे हुए है, 16% भाग घेरे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। तो दोस्तों पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी है। तो दोस्तों पृथ्वी की औसत त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों, 6370 किलोमीटर पृथ्वी की औसत त्रिज्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी के नीचे 32 मीटर की गहराई पर जाने पर तापमान कितना बढ़ जाता है। दोस्तों 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। जितना 32 मीटर, अगर हम जमीन के 32 मीटर हर 32 मीटर नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा, ठीक है। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र कहाँ है।
दोस्तों पृथ्वी के सबसे स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा स्थान जॉर्डन में मृत सागर में है। कहाँ है दोस्तों? जॉर्डन के मृत सागर में पृथ्वी का सबसे स्थलीय नीचा क्षेत्र है। आगे देखते हैं, यह क्षेत्र समुद्र तल से कितना नीचा है? दोस्तों औसतन 400 मीटर। कितना नीचा है दोस्तों? औसतन 400 मीटर नीचे है। आगे देखते हैं, सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप में लटकी हुई है? दोस्तों यह किसने बताया था? पाइथागोरस ने बताया था। किसने बताया था दोस्तों? पाइथागोरस ने बताया था। आगे बढ़ते हैं, किसने साबित किया कि पृथ्वी नारंगी के समान है? दोस्तों किसने साबित किया था? सर आइजक न्यूटन ने साबित किया था कि पृथ्वी नारंगी के समान है। आगे देखते हैं, किसने बताया कि पृथ्वी नारंगी के बजाय नाशपाती के समान है? दोस्तों यह किसने बताया था? जेम्स जीन ने। किसने बताया दोस्तों? जेम्स जीन ने। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी की बाह्य सतह को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों पृथ्वी की बाह्य सतह को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल। ठीक है, ये 4 मंडल है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, स्थल मंडल के बारे में पढ़ते हैं। स्थल मंडल, ठीक है, पृथ्वी के संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित हैं क्या कहलाती है? दोस्तों क्या कहलाती है? स्थल मंडल कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? स्थल मंडल कहलाती है। पृथ्वी के कुल कितने भाग पर स्थल है? तो दोस्तों कितने भाग पर स्थल है? 29% भाग पर स्थल है। आगे देखते हैं, पृथ्वी के कुल कितने भाग पर जल है? दोस्तों पृथ्वी कुल कितने भाग पर जल है? 71% भाग पर जल है। आगे देखते हैं, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के कितने भाग में जल का साम्राज्य है? दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में 61% भाग पर जल का साम्राज्य है। ठीक है, फिर पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध के कितने भाग में जल का साम्राज्य है? दोस्तों 81% भाग पर जल का साम्राज्य है। आगे देखते हैं, पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई किस पर्वत की है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर की है। ठीक है, यह पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई की पर्वत है। आगे देखते हैं, पृथ्वी पर अधिकतम गहराई किसकी है? दोस्तों पृथ्वी की अधिकतम गहराई मेरियाना गर्त 11,033 मीटर की है। ठीक है, 11,033 मीटर की है अधिकतम गहराई पृथ्वी पर। आगे देखते हैं, पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई एवं अधिकतम गहराई में लगभग कितना अंतर है? दोस्तों कितना अंतर है? 20 किलोमीटर का अंतर है। कितना अंतर है दोस्तों? अधिकतम ऊंचाई एवं अधिकतम गहराई में 20 किलोमीटर का अंतर है। आगे बढ़ते हैं, चट्टान से प्रश्न आ गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चट्टान, जिसको रॉक कहते हैं, पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं? दोस्तों पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? चट्टान। आगे देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पर चट्टान कितने प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर चट्टान 3 प्रकार की होती है, आग्नेय, अवसादी एवं कायांतरित। कौन कौन से दोस्तों? आग्नेय, अवसादी एवं कायांतरित चट्टान। ठीक है, आगे देखते हैं, आग्नेय चट्टान कैसे बनती है? दोस्तों आग्नेय चट्टान मैग्मा एवं लावा के जमने से बनती है। किससे बनती है दोस्तों? मैग्मा या लावा के जमने से आग्नेय चट्टान बनती है। इसके मुख्य उदाहरण क्या है? दोस्तों आग्नेय चट्टान की बात हो रही है, इसके मुख्य उदाहरण क्या है? दोस्तों ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैगमाइट, डायोराइट, ग्रेबू आदि। ठीक है, ये आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं, आग्नेय चट्टान किस प्रकार की होती है? दोस्तों आग्नेय चट्टान स्थूल, परत रहित, कठोर संघनन एवं जीवाश्म रहित होते हैं। ठीक है, आग्नेय चट्टान किस प्रकार की होती है? स्थूल, परत रहित, कठोर संघनन एवं जीवाश्म रहित होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, इनमें मुख्यतः कौन से खनिज पाए जाते हैं? दोस्तों इनमें मुख्यतः चुंबकीय लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना तथा प्लेटिनम पाए जाते हैं। ठीक है, आग्नेय चट्टान में ये सभी चीज पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।